नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां पर कल क्या होने वाला है ये शायद कोई सोच ही नहीं सकता है, कोई इसका इल्म ही नहीं लगा सकता है। अब देखिए, कल जहां सोने के दाम उछाल मार रहे थे तो वहीं आज उनमें गिरावट देखी गई। कभी डोनाल्ड ट्रंप युद्ध की घोषणा कर देते हैं तो कभी युद्ध विराम की घोषणा कर देते हैं, और इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है कच्चे तेल से लेकर के बाजार की स्थिति पर, जहां पर बाजार कब अप होगा कब डाउन होगा ये शायद ही कोई इसका जो है असली घोषणा कर सकता होगा, सच्चाई बता सकता होगा, क्योंकि हर मिनट पे बाजार की चाल भी बदल रही है। अब इसका जीवन पर आपके क्या असर पड़ने वाला है, आगे मार्केट किस ओर जाएगा, सोने के दाम किस ओर जाने वाले हैं, इन सब के सवालों का जवाब जो है हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद है इकोनॉमिस्ट और देश के जाने माने मार्केट एक्सपर्ट शरद कोहली जी। शरद जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार पल्लवी, आपको और न्यूज़ 18 राजस्थान और न्यूज़ 18 के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। शरद जी, सबसे पहले मेरा सवाल तो आपसे यही है, जो मुझे लग रहा है हमारे जो लाखों दर्शक हैं वो जानना चाहते होंगे कि जो गोल्ड के दाम हैं ये इतने ज़्यादा अप एंड डाउन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कल बढ़े थे दाम और आज ऐसा देखा गया कि वो डाउन हुए, ऐसा क्यों हो रहा है? जी हाँ, अमेरिका में एक बड़ी घटना पल्लवी घटने वाली है आज और कल, यानी कि 28 और 29 तारीख को। वहाँ पर अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, जिसको हम फेड बोलते हैं, उसकी मीटिंग है। और गोल्ड और सिल्वर के दाम बहुत रिएक्ट करते हैं जब फेड इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने, घटाने या बराबर रखने की घोषणा करता है। बराबर रखने की घोषणा करता है तब भी बढ़ते हैं, क्योंकि उनकी जो आगे की कमेंट्री होती है, यानी कि इस बार तो नहीं बढ़ाए पर आगे जो जब बताते हैं कि सितंबर में, दिसंबर में शायद बढ़ने की उम्मीद है, तो इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। उस वजह से बहुत देर उतार चढ़ा हुआ है, पहला कारण। दूसरा कारण ये रहा पल्लवी के क्या होता है कि अमेरिका में जो कॉमेक्स है, जिसको हम कमोडिटी एक्सचेंज कहते हैं, जहाँ पर सोना और चांदी पेपर फॉर्म में ट्रेड किया जाता है, उसका महीने में एक दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी का दिन होता है। ओके। वो दिन भी 29 तारीख का है, तो उससे पहले सोने में काफ़ी उतार चढ़ाव हो जाता है। और कल जो खास समय गिरने को देखा हमने, जो नीचे आया करीब $50-60 नीचे आया, उसका एक कारण बड़ा अजीबोगरीब था। एक अमेरिका में कंपनी है सिटाडेल सिक्योरिटीज, तो ये कंपनी अमेरिकन जो कैपिटल मार्केट्स है उसमें करीब 25-30% जो जितनी भी ट्रेडिंग होती है इनके माध्यम से होती है, ये कंट्रोल करती है। इन्होंने एक ये कमेंट दे दिया कि भाई अब तो फेड को रेट बढ़ा देने चाहिए क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो इनके ऐसे कमेंट सुनने से सारे वहाँ के जो ट्रेडर्स हैं उनमें हड़कंप मच गया। और आपको ये बताऊं कि सोने में तेज़ी करने वालों का एक ग्रुप है अमेरिका में और एक मंदी करने वालों का है। और जो दर्शक नहीं जानते उनको बता दूं कि आप सोने में मंदी करके भी कमा सकते हैं। वो क्या करते हैं, पहले बेच देते हैं फिर खरीद लेते हैं, इसको हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। तो वो जो मंदी करने वाले थे उन्होंने भारी कॉन्ट्रैक्ट, इस कमेंट को सिटाडेल सिक्योरिटी क्योंकि बहुत बड़ा प्लेयर है, इसको सुनकर उन्होंने भारी मात्रा में सेल के कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े किए, जिसकी वजह से थोड़ी सी करेक्शन आई। पर मुझे लगता है आज और कल, यानी कि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, बल्कि मंगलवार और बुधवार ही मैं कहूँगा, ये 2 दिन सोने में काफ़ी आपको हलचल देखने को मिल सकती है। उसके बाद आगे जैसे आपने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप के जो निर्णय हैं, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल, अमेरिका की डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड, ये उतार चढ़ाव, सोना इस पर रिएक्ट कर रहा है। तो क्या वही वजह है कि मार्केट में इस वक्त चर्चा बहुत ज़ोर से हो रही है कि ये जो आने वाला सप्ताह है ये सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो आपने 29 तारीख का जिक्र किया? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जब फेड की मीटिंग खत्म होगी, बुधवार शाम होगी वहाँ पर, भारत में उस समय बृहस्पतिवार की लेट नाइट, सुबह का समय होगा या बुधवार की लेट नाइट होगी। तो मुझे लगता है कि जब बृहस्पतिवार हम सुबह उठेंगे तो काफ़ी आपको हलचल वहाँ पर सुनाई देने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। या तो उतरेंगे या चढ़ेंगे, ये डिपेंड करेगा इस समय। केविन वॉश पल्लवी, जो कि फेड के चेयरपर्सन है, उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि रेट बढ़ाए जाएंगे या घटाए जाएंगे, मुझे लग रहा है कि रेट जस के तस रखे जाएंगे। पर ज़्यादा ज़रूरी, जैसा मैंने कहा, होगा कि कमेंट्री आगे की कैसी है, यानी कि आगे की, उसको आउटलुक बोलते हैं वो, कि भाई सितंबर में जब मीटिंग होगी तो उसमें बढ़ाएंगे या दिसंबर में बढ़ाएंगे या फिर 2027 के पहले क्वार्टर में बढ़ाई जाएगी। इसके आधार पर ये जो शॉर्ट सेलिंग वाले होते हैं या लॉन्ग करने वाले होते हैं, जो पेपर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसके आधार पर ये लोग भारी मात्रा में बाइंग और सेलिंग पेपर फॉर्म में कर देते हैं, जिसकी वजह से सोने चांदी की कीमतें प्रभावित होती हैं। ओके, अब थोड़ा सा आपने डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया तो उन्हीं की बात कर लेते हैं। आपको क्या लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की आगे की रणनीति क्या रही है, जिसकी वजह से उन्होंने पहले युद्ध विराम की घोषणा की, फिर उसके बाद हमले करना शुरू कर दिए और फिर से उन्होंने कहा कि नहीं, अभी उनका बयान आया कि नहीं, हमले अभी थोड़े से हमें रुक के करने चाहिए। हालांकि इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि विश्व में मंदी आ जाए, जो विश्व है पूरा वो आर्थिक अस्थिरता से ना गुजरे, इस वजह से मैं फैसला
ले रहा हूँ, लेकिन आप उनकी अगर मैं बोलूँ रणनीति क्या है, अगर आप उसे दर्शकों को बताना चाहिए, क्या सोच रहे हो, सोच क्या आखिर उनकी? देखिए, मंदी में तो वो ज़्यादातर विश्व को ऑलरेडी ले जा चुके हैं। और अगर मैं यूरोप के जो अपने आप को विकसित कहते हैं देश, उनकी बात करूं, अमेरिका स्वयं की बात करूं, वो स्वीकार करे ना करे, और जैसे बुखार में आपका शरीर गर्म हो जाता है, सिर दर्द होता है, भूख नहीं लग रही होती, खड़ा नहीं हुआ जाता, बदन टूट रहा होता है, तो वो व्यक्ति अगर अपने आप को थर्मोमीटर ना लगाने दे तो वो अलग बात है, पर आप इन सब बातों से पता लगा लेंगे कि इसको बुखार है। तो हम लोग तो क्योंकि इकोनॉमी को एनालाइज करते हैं, उसको देख के हमने आइडिया लगाया कि इस समय विकसित ज्यादातर दुनिया का देश वो ऑलरेडी मंदी में है। अब जो ये रणनीति है जो डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 3-4 दिन से युद्ध रोका है, इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण है कि क्रूड ऑयल की कीमत, पल्लवी आपने नोट किया होगा, जब $100 के आसपास जाती है तो वो डर जाते हैं और वो युद्ध को रोक देते हैं, क्योंकि उनको लगता है $100 कीमत उनके अपने देश में महंगाई को बढ़ाएगी, और जिसकी वजह से नवंबर में जो इलेक्शन आने वाले हैं, मिड टर्म पोल है, उसमें उनके चांसेस रिपब्लिकन्स के घट जाएंगे। एक पहली वजह। दूसरी वजह जो मुझे लगता है ये रही कि भू राजनीतिक स्तर पर, जियो पॉलिटिकल स्तर पर ऐसा लगा जैसे चाइना और रशिया की ईरान के इस युद्ध में कहीं एंट्री की आहट सुनाई दे रही थी। क्योंकि यूक्रेन ने एक ईरान की शिप पर परसों हमला किया, उसमें एक भारतीय भी था, और वो हमला ईरान और यूक्रेन के बीच में, आप सोचिए ईरान यूक्रेन का तो कोई, वहाँ रशिया यूक्रेन का चल रहा है, इधर इनका चल रहा है, क्योंकि यूक्रेन को ऐसा लगा कि ईरान और रशिया के बीच में कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट का आदान प्रदान किया जा रहा है। तो उन्होंने, तो राष्ट्रपति ट्रंप को ये भी लगा कि ये तो मामला जो है यहाँ पर, और तीसरा कारण इलेक्शंस हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो उनका जो सेनेट है, जो उनका पार्लियामेंट है जिसको कांग्रेस बोलते हैं, उसमें वो अब उतनी आसानी से कोई भी बात मनवा नहीं पा रहे हैं। जो वोट होते हैं, अभी वोट हुआ सेनेट में, एक 214/208 से वो वोट हार गए। ये वोट इसलिए था कि युद्ध को चलते रहना देना चाहिए कि रोक देना चाहिए। हालांकि प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है, हारने के बाद भी वो युद्ध करते रह सकते हैं। तो मुझे लग रहा है 2-3 कारणों से ऐसा लग रहा है वो फंस गए हैं। अब अगर युद्ध आगे बढ़ाते हैं तो भारी नुकसान होता है। आपको ये पता होगा उनकी बहुत सारी मिसाइल्स, टॉम हॉक मिसाइल्स, थार्ड मिसाइल्स, पेट्रियट मिसाइल्स, इनका जो जखीरा है वो आधे से भी कम रह गया है। तो ये तो ऐसे में अमेरिका के लिए खतरे की बात है कि जो इंटरसेप्टर मिसाइल इनको बोलते हैं, जो ये वो मिसाइल होती है जो ईरान से आने वाले हमले को रोकती है, तो बहुत स्पीड से खत्म हुई है। ये भी इनके जो एडमिरल हैं, सेंटकॉम के चीफ, उनका नाम ब्रैड कूपर है, उन्होंने इस बात को कहा कि आप जरा सा धीरे हो जाइए क्योंकि हमारी मिसाइल्स तेजी से समाप्त हो रही हैं। ये भी एक वजह रही। और आगे बढ़ते हैं तो मुसीबत है, पीछे हटते हैं तो इनकी साख दाव पे लग जाती है। तो मुझे लग रहा है स्ट्रैटेजी अभी कुछ नहीं है, अब तो ये बीच में आके फंस गए हैं। आपने क्योंकि स्ट्रैटेजी की बात की, तो अभी एक रिपोर्ट भी सामने आई तो जिसमें दावा किया गया, जैसे अभी मिड टर्म इलेक्शन की आपने बात की, डोनाल्ड ट्रंप की साख पे बट्टा तो लगा है, उनकी साख गिरी तो है, क्योंकि अमेरिका में भी लोग अब ये बोलने लगे हैं कि कुछ फैसले उनके जरिए लिए गए जो सही नहीं है। आपको क्या लगता है वो 3 ऐसी कौन से महत्वपूर्ण फैसले थे जिसकी वजह से विश्व में तो उनकी साख गिरी ही गिरी, दूसरी तरफ वो अपनी जनता का भी भरोसा खो बैठे हैं? वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, आपने तो बहुत आसान सवाल पूछा कि 3 वो कौन से हैं, मैं गिनवाऊं तो इनकी तो फेहरिस्त बहुत। मुझे लग रहा है सबसे पहला फैसला टैरिफ का था, जो इन्होंने टैरिफ लगाए, क्योंकि टैरिफ, इसको लोग समझेंगे कि टैरिफ अपने ही ऊपर लगाए, क्योंकि टैरिफ किसको देना होता है? जो इंपोर्ट करता है। तो अमेरिका के जो इंपोर्टर्स थे उन्होंने, उनके लिए माल महंगा हो गया, तो उनके लिए माल महंगा होने का मतलब है कि जो अमेरिकी कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसके लिए माल महंगा हो गया। पहला फैसला वो था। अभी भी वो चल रहा है, ऐसा नहीं हुआ कि टैरिफ खत्म हो गया, अभी भी टैरिफ, युद्ध के बीच में भी टैरिफ लगा रहे हैं। दूसरा फैसला युद्ध का था। मुझे लगता है युद्ध, ज्यादातर अमेरिकन इस युद्ध को सपोर्ट नहीं करते हैं, और ये बार बार वोटिंग में और वहां लोगों से जब बातचीत करिए उसमें ये बात सामने आ रही है। और तीसरा मुझे लग रहा है जो महंगाई वहां पर बढ़ी है, टैरिफ को लेके, युद्ध को लेके, उससे भी लोग बहुत असंतुष्ट हैं। तो 3 कारण बन रहे हैं जिससे इनका मिड टर्म में जो इलेक्शन होना है। और मुझे तो एक और बड़ी हैरानी बात, आज मैंने सुबह इनको देखा किसी अंतर्राष्ट्रीय चैनल पे, इन्होंने एक टोपी पहनी हुई थी, उस पर 2028 लिखा हुआ था। तो आप इसका क्या मतलब समझते हैं? क्योंकि अमेरिकी संविधान के हिसाब से कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकता। इसका मुझे जो अंदेशा लग रहा है कि ये कहीं संविधान को बदल के, और ये तीसरी बार, हालांकि इनकी उम्र उस समय शायद 82-83 के आसपास होगी, ये तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का मुझे लग रहा है कुछ अपनी लाइन क्लियर कर रहे हैं। तो बहुत ही खतरनाक तरीके से मुझे लगता है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था दांव पे लग गई है।
और लोगों की जहां युद्ध चल रहे हैं वहां तो पल्लवी जाने जा रही हैं, जान माल का नुकसान हो रहा है, और बाकी की दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त इस समय हो चुकी है। ठीक है, अब रूस की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने अभी जिक्र की भी किया था। अगर चीन और रूस खुलकर ईरान के समर्थन में आ जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि विश्व की अर्थव्यवस्था और वैश्विक जो राजनीति है किस ओर जाती हुई नजर आएगी आपको? देखिए, खुल के तो फिलहाल सामने नहीं आते लग रहे हैं, पर पीछे से जरूर उनका सपोर्ट हाथ कर रहे हैं। और सबसे बड़ा डर जो मुझे लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा होगा इस समय, क्योंकि ईरान के पास ऐसी मिसाइल नहीं है पल्लवी जो कि अटलांटिक महासागर पार करके अमेरिकन भूमि पर हमला कर दे। उनकी ज्यादा से मिसाइल 1000-1500 किलोमीटर तक मार करती हैं। अगर चीन और रशिया ने कोई ऐसी मिसाइल दे दी जो कि सीधी अमेरिका, एक तो उनको ये डर सता रहा है, और आपने जो सवाल पूछा है, चीन और रशिया खुल के सामने हो गए तो फिर तो ये विश्व युद्ध की आहट शुरू हो जाएगी। विश्व युद्ध आहट क्या, विश्व युद्ध शुरू ही हो जाएगा। तो जिस वर्ल्ड वॉर 3 की बार बार बात की जाती है, और पिछले कुछ सालों से जब से रशिया यूक्रेन का शुरू हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 की बुनियाद रख दी गई है। मुझे लग रहा है उस बुनियाद के ऊपर आपको पूरी बिल्डिंग खड़ी दिखेगी और वर्ल्ड वॉर 3 में दुनिया धकेली जाएगी। लाखों करोड़ों लोग मारे जा सकते हैं, और जहाँ तक अर्थव्यवस्था की बात है, मुझे लग रहा है पूरी की पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। पहले ही IMF और वर्ल्ड बैंक ने जो दुनिया की GDP ग्रोथ है, बाय द वे मैं न्यूज़ 18 के फॉलोअर्स के लिए बता दूं कि दुनिया की जो GDP उसका हम टोटल करें तो $110 ट्रिलियन आता है। 110 ट्रिलियन डॉलर, $1 ट्रिलियन बाय द वे 95 लाख करोड़ रुपए का होता है, 95 से 96 लाख करोड़ का। और वर्ल्ड बैंक IMF के अनुसार दुनिया मात्र 3% की रफ्तार से बढ़ रही है। ये भी मुझे लगता है कि बहुत ऑप्टिमिस्टिक, बहुत आशावादी है। असल में इतना भी नहीं है। ये तो कुछ भारत, चीन, कुछ एक इंडोनेशिया, ऐसे कुछ देश हैं जो 7-8% पे, 6-7% पे बढ़ रहे हैं, तो आपको दुनिया की इतनी दिख रही है, वरना दुनिया का ज़्यादातर हिस्सा ऑलरेडी मंदी में आ चुका है। ओके, आपने सपोर्ट की बात की, बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि ईरान, जिसके बारे में अमेरिका ने खुलकर दावा किया था इजराइल के साथ जब वो युद्ध में उतरा था कि बस एक हफ्ता नहीं टिकेगा ईरान, उसके बाद बोला गया 1 महीना नहीं टिकेगा, लेकिन आप देखिए कितना टिक गया वो। क्या आपको लगता है कि चीन और बाकी जो देश हैं वो बैक सपोर्ट ईरान को करते हुए नजर आ रहे हैं कि भड़का रहे हैं वो पीछे से? देखिए, सपोर्ट तो उनकी है ही है, साइलेंट तौर पर, सामने खुल के नहीं आ रहे हैं। पर मुझे लगा राष्ट्रपति ट्रंप को लगा कि ये वेनेजुएला है, गए जाके राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उठा लाए और उठा के ले आए। ईरान जो है बहुत बड़ा देश है पल्लवी, 9-10 करोड़ की आबादी है और बहुत फैला हुआ देश है, और ईरानी जो है बहुत पुरानी सभ्यता है, और ईरानियंस को उनकी जो डिटर्मिनेशन है, उनकी जो पूरी की पूरी रिजॉल्व है, उसको हराना इतना आसान नहीं था। और ये दिख ही रहा है, आप देखिए कि 5 महीने हो गए, आज हम 28 तारीख में है और 28 फरवरी को ये युद्ध शुरू हुआ था। आज अगर देखते तो 28 से 28 पूरे 5 महीने हो गए। 5 महीने में आप कहाँ पहुंचे? आप खामेनाई को मारना चाहते थे, आपने मार दिया, दूसरे खामेनाई कंट्रोल कर रहे हैं इस समय, उनके बेटे कर रहे हैं। आप यूरेनियम चाहते थे, यूरेनियम तो वहाँ जस का तस बना हुआ है। आप उनका मिसाइल प्रोग्राम खत्म करना चाहते थे, वो तो अभी मुझे पता लगा कल के ईरान अब ऐसी मिसाइलें डेवलप कर रहा है जो कि इनके इंटरसेप्टर सिस्टम को भी नहीं वो कर पाएंगी, यानी कि इनके इंटरसेप्टर सिस्टम को पार कर कर और हमला करेंगी। और कितने सैनिक अमेरिका के मारे जा चुके हैं। ऑफिशियल तौर पे ये कह रहे हैं कि हमारा $37 बिलियन खर्च हुआ है, पर मुझे लगता है खर्च इससे कहीं ज़्यादा हुआ है। तो कुल मिला के मुझे लगता है अमेरिका ने अभी तक कुछ नहीं पाया है, और अगर रशिया या चाइना की एंट्री होती है तो वर्ल्ड वॉर होना यहाँ से तय हो जाए। अच्छा, इस सब के बीच में आप भारत को कहाँ देख पा रहे हैं? क्योंकि भारत की वैसे ये चीज़ रही है इमेज कि वो कभी भी किसी एक देश के लिए खुले तौर पर सामने नहीं आता। ये हमने तालिबान के टाइम में भी देखा था, अभी यहाँ के टाइम में भी भारत की छवि ऐसी रही है, खुल के किसी भी एक देश का सपोर्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आगे आप भारत को किस परिस्थिति में आते हुए देख रहे हैं? किसका सपोर्ट की तरफ थोड़ा झुकाव ज़्यादा रहेगा, या फिर भारत बिल्कुल स्तब्ध रहेगा कि नहीं, हम मुझे बस स्ट्रेट नहीं, मुझे दोनों देशों को देखना है? देखिए, भारत की दोस्ती ईरान से भी है। भारत का चाबहार पोर्ट वहाँ भारत ने बनाया, 1000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, और भारत की दोस्ती अमेरिका से भी है। डोनाल्ड ट्रंप उसमें उस दोस्ती में बीच बीच में गांठ लगाते रहते हैं, वो एक अलग बात है, पर भारत और अमेरिका की बहुत पुरानी दोस्ती है। मुझे लग रहा है भारत जो अपना ये तटस्थ रवैया है, ये जो गुट निरपेक्ष जिसको कहते हैं, किसी एक की तरफ नहीं, कुछ दिन तक तो बनाए रखेगा। पर ऐसा मेरा एक जियोपॉलिटिकल आकलन कहता है, वैसे तो मैं अर्थशास्त्र पर ज़्यादा बोलता हूँ, पर अर्थशास्त्र को, जियो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए पल्लवी जियो पॉलिटिक्स पहले समझनी पड़ती है। अगर आप जियो पॉलिटिक्स नहीं समझेंगे तो आप पूरी तरह से जियो इकोनॉमिक्स नहीं समझ सकते हैं। तो मेरा एक जियो पॉलिटिकल एनालिसिस ये कहता है कि अगर ये विश्व युद्ध छिड़ता है
तो यहाँ से आपको भारत को कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और हमारे तो पड़ोसी ऐसे हैं, पाकिस्तान है, चाइना है। चाइना का पे तो आप भरोसा नहीं कर सकते, पाकिस्तान के बारे में सब जानते हैं। बांग्लादेश भी बीच बीच में आपको पता लगा कि वो चाइना के तरफ अब हो गया है। तो मुझे लग रहा है भारत का जो पड़ोस है वो बहुत ही वॉलेटाइल है। तो इसलिए भारत को भी अगर ये विश्व युद्ध की आहट आती है, हो सकता है शुरू में भारत अपने आप को अलग रखे, पर जब विश्व युद्ध छिड़ता है, मैं आपको बता दूं, मैंने वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 की हिस्ट्री पूरी डिटेल में मैंने उसमें पढ़ी है। उससे ये ज्ञात होता है कि भारत को कभी ना कभी इसमें शामिल होना पड़ेगा। और जब होना पड़ेगा तो भारत की तो आबादी बहुत है, 140 करोड़ लोग हम हैं। तो मुझे लगा भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत के जान माल पर, भारत के उस पर बहुत असर होने वाला है। प्रार्थना तो यही करते हैं कि विश्व युद्ध 3 जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं वो ना हो, और मेरी सारी ये आकलन गलत हो जाए। 1 मिनट के लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा। इस सब का असर आपको भारत की मैन्युफैक्चरिंग हब पर कितना पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, खास करके अगर मैं भारत के मार्केट की बात करूँ? देखिए, शुरू में तो भारत को बहुत लाभ होगा, क्योंकि अगर विश्व युद्ध छिड़ता है तो दुनिया भर में जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जो चीज़ भारत में बन रही होगी वो भारत में एकदम से डिमांड में ज़्यादा बढ़ जाएगी। और मुझे लगता है वहाँ से एक अवसर भी आएगा कि आप अगर कोई सप्लाई चेन टूट गई है तो भारत के जो उद्यमी हैं उनको आगे आकर वो चीज़ बनानी शुरू कर देनी चाहिए, जिससे कि आप उस गैप को भर सकें। पर अगर विश्व युद्ध छिड़ता है और भारत भी उसमें सम्मिलित होता है तो फिर तो पल्लवी सभी चीज़ों पर असर होगा। मैन्युफैक्चरिंग क्या, हर सर्विसेज क्या, हर चीज़ पर असर होगा। और हम ये ना भूलें कि इस समय भारत का बहुत बड़ा हिस्सा विश्व के साथ गुथा हुआ है। तो वो जो हिस्सा है, जैसे अभी हमने देखा ईरान अमेरिका युद्ध में, आपने देखा रुपए की कीमत कहाँ चली गई। हमारे विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खाली हो रहे हैं। हमारे जो बाहर भारतीय काम करते हैं उनमें सी फेयरर्स की मौत हो रही है, कुछ लोगों की नौकरी चली गई है, वो वापस आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है भारतीय जो विदेश में ट्रैवल करते हैं उन पर असर हो रहा है। तो भारत अछूता नहीं रह सकता, ये हमें सोचना होगा। अवसर भी होंगे और साथ साथ मुसीबतों का भी सामना करना पड़ेगा, ऐसा मुझे नजर आता है अगर वर्ल्ड वॉर 3 की यहाँ से आहट और तेज होती है। आपने विदेशी मुद्रा भंडार की बात की, एक सवाल मेरा ये है कि अभी कुछ समय पहले पीएम मोदी का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि हमें गोल्ड नहीं खरीदना, मतलब कम खरीदे, ज़रूरत के हिसाब से अब सारी चीज़ें करिए। और उन्होंने तेल को लेकर भी, पेट्रोल डीजल को लेकर के बात कही थी। और इसका मकसद ये था कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत हो सके, हमें मतलब हमारा पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया था। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे दर्शकों को बताएं कि अगर हमारा विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत रहता है तो हम कितने स्ट्रांग रहते हैं वहाँ पर। देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार 2-3 चीज़ों से बनता है। एक तो उसमें मुख्यतः तो डॉलर होते हैं, इसके अलावा उसमें सोना होता है, गोल्ड जो देश के पास होता है वो भी उसी का हिस्सा माना जाता है। कुछ एक स्पेशल ड्राइंग राइट्स होती हैं IMF की, जो आप मजबूरी में, इमरजेंसी में निकाल सकते हैं, वो भी इसका हिस्सा माना जाता है। तो इसमें आपके सवाल के 2 जवाब हो सकते हैं। एक जवाब तो ये है कि जितना हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार ज़्यादा होगा, और इस समय भारत के पास लगभग 880 टन के आसपास गोल्ड है, और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 670 बिलियन डॉलर के बीच में इस समय है। जितना ज़्यादा होगा उतनी पोजीशन हमारी स्ट्रांग होगी। एक जवाब तो इसका ये है। दूसरा जवाब इसका पल्लवी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ साल में डॉलर, जो अभी बादशाहत है डॉलर की जो दबदबा है, दादागिरी है, वो शायद ना रहे। तो अगर वो ना रही तो फिर तो आपका विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड बचेगा। क्योंकि फिर तो वो SDR की भी कोई कीमत नहीं होगी, वो भी डॉलर में होती है। इसीलिए आपको पता होगा कि चीन जो है, चाइना, बेतहाशा गोल्ड खरीदे जा रहा है। उसको ये पता लग गया है कि ये डॉलर आगे टिकेगा नहीं। और गोल्ड स्टैंडर्ड एक हुआ करता था 1971 से पहले, जिस देश के पास जितना ज्यादा गोल्ड होगा उस देश की मुद्रा यानी करेंसी उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो ये कुछ समय तक तो डॉलर हमारे पास होना अच्छा है, पर जब ये डी-डॉलराइजेशन शुरू हुआ, यानी कि डॉलर की तरफ से दुनिया हटने लगी, उस वक्त मुझे लगता है गोल्ड जितना ज़्यादा होगा उतना फायदेमंद है। ओके, मेरा लास्ट सवाल आपसे, क्योंकि अभी ये सोशल मीडिया पर तेजी से न्यूज़ वायरल हो रही है, देश में जल्द ही 10 और 20 के प्लास्टिक नोट्स आएंगे, ये मेरा लास्ट सवाल है। ये बताइए इसमें कितनी सच्चाई है, और आगे अगर ये होता है तो क्या फायदा होगा या नुकसान? नहीं, बिल्कुल, ये तो इसमें कोई अफवाह नहीं है। ये तो क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके पॉलीमर के टेंडर्स निकाले हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और 10 और 20 के इसलिए पहले कर रहे हैं क्योंकि 10 और 20 के नोट ज़्यादा बार हाथ बदलते हैं, और 10 और 20 के नोट पल्लवी वियर आउट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। अभी जो एक नोट की लाइफ होती है, वैसे तो हर नोट अलग अलग राइट चलता है, पता नहीं कितने हाथ बदल के आया होता है, पर अगर माने आप बहुत जल्दी हाथ बढ़ाए तो 2.5-3 साल के अंदर वो नोट खराब हो जाता है, मैला हो जाता है, फट जाता है, कोई पानी में भीग जाता है, या बहुत मिट्टी लग जाती है, सॉइल्ड नोट जिसको कहते हैं।
इस समस्या से समाधान के लिए प्लास्टिक नोट क्यों होता क्या है कि हर साल रिजर्व बैंक को प्रिंटिंग के लिए हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो हालांकि प्लास्टिक के नोट को छपाना भी सस्ता नहीं है, वो महंगा है, पर कम से कम उस नोट की लाइफ इससे 2.5 से 5 गुना होगी। ओके। यानी कि अगर ये नोट 3-4 साल में खराब होते हैं तो वो आपको 8-10 साल चलते दिखेंगे। और हैरान मत होइएगा अगर ये नोट लोग धोके और तार पे सूखने भी डाल दें, क्योंकि इन नोटों को पानी का असर नहीं होगा। आप इसको लेके स्विमिंग पूल में जा सकते हैं, नहा सकते हैं, कपड़ों में रह गए, कई बार आपके नोट धुल जाते हैं कपड़ों में गलती से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे के वैसे रहेंगे। दूसरा, ये नोट सिक्योरिटी फीचर्स भी इसमें ज़्यादा होंगे। अभी जो कागज़ के नोट है उसमें काउंटरफीट करेंसी आपने देखा होगा पल्लवी, बहुत होती है, नकली नोट अक्सर मार्केट में दिखाई देते हैं, और जो अनवांटेड एलिमेंट्स हैं वो उसको छापते हैं। तो प्लास्टिक के नोट को डुप्लीकेट करना फिलहाल तो ऐसा नज़र आ रहा है, हालांकि जो शातिर दिमाग होते हैं वो कोई ना कोई काट ढूंढ लेते हैं, पर फिलहाल ऐसा लग रहा है कि प्लास्टिक के नोट में कुछ ऐसे फीचर्स डाले जाएंगे जो कि बहुत कठिन होंगे जिनको नकल मारना। मुझे इन नोटों के इस्तेमाल करने का मौका मिला है, भारत में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, कुछ जगह ये नोट ऑलरेडी चलते हैं। मैंने भी जब पहली बार हाथ में लिया था तो बहुत चिकना सा होता है और अजीब सी फील आती है, आपको ऐसा लगता है आपने क्या पकड़ा हुआ है, पर अब भारतीयों को बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। मुझे लग रहा है कि अच्छा होगा। और लॉन्ग टर्म में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बचत होगी। हाँ, एटीएम की मशीन्स में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि एटीएम मशीन अभी कागज के नोट को सेंस करती है, तो उसमें भी बदलाव करने पड़ेंगे। अच्छा है, लंबा प्रोसेस है। हाँ, लोगों को मुझे लगता है आने वाले आपको 6 महीने साल में ये नोट हाथ में आने, आपके पर्स में दिखने शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका शरद जी। ये हमारे साथ शरद जी, इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट और मार्केट एक्सपर्ट, कितनी आसानी से इन्होंने आप लोगों को बताया कि क्या देश दुनिया में आगे होने वाला है और किस तरीके से सोने चांदी के दाम सहित डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या कर सकते हैं और उसका असर कितना भारतीय बाजार पर पड़ेगा, इसके बारे में उन्होंने बताया। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे सवालों का जवाब इस पॉडकास्ट में आप लोगों को मिला होगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।